हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत। दोस्तों, आज है 27 व 28 जुलाई और आज हम मध्य प्रदेश का 27 एवं 28 जुलाई के संदर्भ में करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहूँगा दोस्तों, हर दिन करंट अफेयर्स की जो क्लास है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो अवेलेबल करवाई जा रही है। आप देखना दोस्तों, यहाँ पर 27 और 28 आज जो है हम किस पर बात करेंगे, 27 और 28 पर। ठीक है, इन दोनों दिन का जो है करंट अफेयर्स हम साथ में पढ़ेंगे। ये दोनों 27 व 28 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो लोग मध्य प्रदेश पीएससी, दोस्तों एमपी पीएससी की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत सार्थक सिद्ध होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश की जितनी भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी यहाँ से करंट अफेयर्स सीधा सीधा आपके सामने बन सकता है। दोस्तों, यहाँ केवल हम डिस्कस ये नहीं करेंगे कि कोई सा प्रश्न है, हम प्रश्न के साथ साथ जो भी सिलेबस के अनुसार, अगर आपके सिलेबस में इस बिंदु से या किसी भी बात से संबंधित अगर प्रश्न बनने की संभावना है तो वो प्रश्न भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज की कुछ सुर्खियां है, पहले हम उनको अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम इनका क्या करेंगे, अच्छे से ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इस सीरीज का नाम है दोस्तों ऑपरेशन सीरीज। यहाँ पर एक सुर्खियां जरूर रहेगी, एक तथ्य जरूर रहेगा, लेकिन उसके सारे आयाम जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की सबसे पहली इंफॉर्मेशन है दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नई दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में भाग लिया। कौन सी दोस्तों, 9वीं बैठक में भाग लिया है किनने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, है ना। ये यहाँ पर सब खड़े हैं और इन्होंने विकसित भारत @2047 का जो है थीम लॉन्च किया, जिसके अनुसार इनने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, उन पर मैं अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा। पहले ये पहली इंफॉर्मेशन है, इसको आप देख लीजिए एक बार। फिर हम बात करते हैं, बाघ दिवस पर मध्य प्रदेश को मिल सकता है नया टाइगर रिजर्व। नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिल सकता है दोस्तों, वर्तमान में 7 है, लेकिन कल मतलब 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मनाते हैं, तो इस उपलक्ष्य में हो सकता है कि मध्य प्रदेश को क्या मिल जाए दोस्तों, एक और नया टाइगर रिजर्व। ठीक है, इस पर भी मैं अच्छे से आपको यहाँ पर बात समझाऊंगा। अगला है दोस्तों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा मिला ए ग्रेड। एनएएसी द्वारा किसको दोस्तों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर में स्थापित किया गया था 1956 में, इसको क्या मिला है दोस्तों, ए ग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पूरी चर्चा करूंगा ये संस्थान करता क्या है और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर क्या है, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तथा इसके साथ साथ जो भी मध्य प्रदेश के आपकी एग्जाम में पूछे जा सकने वाले संस्थान है उनके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, अगला हमारा बिंदु रहेगा दोस्तों, अगला हमारा बिंदु है, नागालैंड के मंत्री श्री एलोंग ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में बाघ प्रिंट शिल्प का क्या किया, निरीक्षण किया। ये एलोंग जी हैं और यहाँ पर ये मोहम्मद यूसुफ खत्री और बिलाल खत्री जी दोनों यहाँ खड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं, आपस में यहाँ पर इनके बारे में बता रहे हैं। इस पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में और भी कुछ शिल्प कलाएं हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उन पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पात्रता ऐप। पात्रता ऐप जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो लॉन्च की गई है, ताकि जो कार्यालय तक जो बार बार आना जाना रहता है नागरिकों का, वो क्या हो सके, समाप्त हो सके। इसके बारे में भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। और आगे जो है हमारा अगला बिंदु है दोस्तों, कुंवर ज्योति। अभी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करवाऊंगा। कुंवर ज्योति जो है, एशियन गेम में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली मध्य प्रदेश की पहली कौन सी खिलाड़ी बन गई है, फुटबॉल खिलाड़ी। कौन दोस्तों, कुंवर ज्योति। सारी बातें इनके बारे में भी समझाऊंगा, अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये है कुंवर ज्योति जो आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है दोस्तों, वंदना ठाकुर। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। वंदना ठाकुर जो है, मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर का चयन एशियाई बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा के भारतीय दल में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वंदना ठाकुर कहाँ से बिलोंग करती है, डायरेक्ट एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न कि यह जो है वंदना ठाकुर किस खेल से संबंधित है या किस जिले से संबंधित है। आप देखते हो इस प्रकार से प्रश्न बनते भी हैं, तो ये बिंदु जो है इनको हम अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला हमारा जो है, ये सारे बिंदु जो हमने यहाँ पर देखे हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पहले बिंदु की। ठीक है, क्या था हमारा पहला बिंदु दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नई दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में क्या लिया, भाग लिया। ठीक है, अब बात समझना, कहां पर हुई ये बैठक, सबसे पहले ये देख लो बैठक कहां पर हुई है दोस्तों, नई दिल्ली में, है ना। ये यहाँ पर लिखा है
कहाँ पर? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो है ये बैठक हुई है। कौन से क्रमांक की बैठक हुई है? 9वें क्रमांक की, है ना। अगर मैं इसका क्रमांक देखूं कौन सा है? 9वां। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी आपको पता ही है इसके बारे में। दोस्तों इसकी मेन बात ये है, इस पूरे जो ये बैठक हुई थी इसकी थीम थी। थीम से आपसे डायरेक्ट यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रश्न। दोस्तों थीम क्या है दोस्तों? तो ये थीम है विकसित भारत। कौन सी? विकसित भारत @ 2047। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बैठक हुई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो क्या हुए? शामिल हुए। उनके साथ साथ हमारी मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव जो है वीरा राणा, श्रीमती वीरा राणा भी जो है यहाँ पर क्या हुई है? शामिल हुई है। तो एक बार सीएम तो आप जानते ही हो कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, लेकिन मैं यहाँ मुख्य सचिव की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव कौन है, तो उनको भी आप यहाँ पर याद रख लीजिए। कौन है दोस्तों? श्रीमती वीरा राणा। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सीधा सीधा क्या बन सकता है? प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव कौन है? तो वीरा राणा। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आई। अब दोस्तों ये जो बैठक हुई इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में भी आप समझना। देखो क्या होगा, जो राज्य है, राज्य तथा केंद्र आपस में समन्वय करके मिलजुल कर क्या करे? अपने लक्ष्यों की क्या करे दोस्तों? प्राप्ति करे। इस उद्देश्य से जो है इस बैठक में क्या की गई है? इस प्रकार की चर्चा की गई है। और नीति आयोग की जो है बैठक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए नीति आयोग इंपॉर्टेंट है। क्या है नीति आयोग? नीति आयोग के बारे में एक बार अच्छे से समझिएगा। और नीति आयोग की तरह ही मध्य प्रदेश में भी एक आयोग है जिसका नाम है, वर्तमान में 2020 में उसका नाम चेंज कर दिया गया है और वर्तमान में उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। तो पहले मैं नीति आयोग समझाऊंगा, फिर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के बारे में भी समझाऊंगा। दोनों के काम क्या क्या है अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों नीति आयोग है, आपको यदि याद हो, अगर कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 5वीं यूनिट जो है प्रीलिम्स की, जो 5वीं यूनिट है उसमें संवैधानिक संगठनों की बात करता है, संस्थानों की बात करता है। तो जो संवैधानिक संस्थान है उनमें एक नाम भी है आपका क्या? नीति आयोग। तो नीति आयोग भी जो है यहाँ पर क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको नीति आयोग के बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, नीति आयोग के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, ताकि यहाँ पर आपका जो है सारा आयाम यहाँ पर क्या हो जाए? इस प्रश्न का कवर हो जाए। सबसे पहले इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो पूरा नाम है इसका नेशनल, क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या दोस्तों? इंस्टीट्यूशन। कई बार विकल्प में इंस्टीट्यूशन की जगह इंस्टीट्यूट भी दिया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या है दोस्तों? इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, ये याद रखना। फिर टी से क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग क्या नाम आ जाएगा? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये बात आपको पता थी। ठीक है, आप सब जानते हो। लेकिन नीति आयोग कब आया? तो नीति आयोग आया है दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर। तो योजना आयोग को भी हमें यहाँ पर क्या होना? समझना पड़ेगा। तो पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर योजना आयोग की। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? योजना आयोग की। अब योजना आयोग को अच्छे से समझना। देखो दोस्तों क्या होता है, भारत जो है आजाद होता है। आजादी के बाद भारत के जो नेता हैं उन लोगों के सामने क्या हो जाता है? एक प्रश्न आता है कि अपन किस तरह इतनी बड़ी आबादी को अच्छे से क्या कर पाएंगे? अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से जो है भारत को क्या है? आगे विकास की अवस्था में ले जा सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करते हैं? योजना आयोग का गठन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर योजना आयोग का गठन होता है। कब हो जाता है गठन? 15 मार्च 1950 को। कब होगा? 15 मार्च 1950 को इसका क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। और गठन के साथ ही फिर जो है 5 ईयर प्लान शुरू होंगे, जिसमें हम अपनी नीतियों का निर्माण करेंगे, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है 1-1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे उनके लिए क्या करेंगे दोस्तों? अपनी योजनाओं को विकसित करेंगे। ठीक है, फिर उनको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कई बार प्राप्त होंगे, कई बार पीछे छूट जाएंगे। तो ये सारी श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, फिर दोस्तों चलते 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 कहाँ तक पहुंचते दोस्तों? 1 जनवरी 2015 तक। 1 जनवरी 2015 में आते आते दोस्तों क्या हो जाएगा? इस योजना आयोग को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा। और फिर एक नए संस्थान का क्या होगा? यहाँ पर नई जो है पॉलिसी का निर्माण होगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आएगा दोस्तों? यहाँ पर
1 जनवरी 2015 को। ये भी यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। अब नीति आयोग के यहाँ पर थोड़ी सी देख लीजिएगा दोस्तों संरचना। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर थोड़ी सी नीति आयोग की संरचना, क्योंकि यहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। देखो ये है नीति आयोग। अब मैं नीति आयोग को ले जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये है इसकी संरचना। थोड़ा सा मोटा मोटा एक अनुमान आपको लग जाएगा। संरचना की मैं अगर बात करूं नीति आयोग की, तो इसका एक होता है दोस्तों अध्यक्ष। कौन होगा, अध्यक्ष, ठीक है। और यह अध्यक्ष हमेशा होगा देश का प्रधानमंत्री। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो ये अभी नीति आयोग के कौन है, अध्यक्ष है, ठीक है। ये बात समझ में आई। हमेशा प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का क्या रहता है, अध्यक्ष, ठीक है। एक अध्यक्ष हो गया। फिर एक क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष। अब दोस्तों इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। इस उपाध्यक्ष की नीति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। ये बात आपको समझ में आई। फिर दोस्तों एक और होता है सीईओ, ठीक है, ठीक है। आप जानते हो सीईओ क्या होता है, ठीक है, ये कार्यकारी अधिकारी रहता है। अब बात समझना दोस्तों, यह कौन होता है, तो यह भारत सरकार का सचिव होता है। कौन होता है दोस्तों, यह भारत सरकार का सचिव होता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं, भारत सरकार का सचिव। देखो जो भारत सरकार का सचिव रहेगा, ये कौन रहेगा दोस्तों, सीईओ रहेगा। और इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, इसकी नियुक्ति भी अध्यक्ष ही करेगा। तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। इसके साथ साथ दो और सदस्य होंगे जिनको बोलेंगे दोस्तों अंशकालिक सदस्य। अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर अंशकालिक सदस्यों की जो है संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है प्रश्न कि नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4, 5। तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस बिंदु को भी यहाँ पर समझ लीजिएगा, है ना। और एक और बात समझ लीजिए दोस्तों, 4 सदस्य होते हैं यहाँ पर पूर्णकालिक। पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं इसके, 4 होते हैं। ये बात भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग की संरचना के बारे में बताओ। तो यहाँ पर फिर आपको क्या लगेगा, यार ये तो पढ़ा था, सारी ऊपर ऊपर की जानकारी पढ़ ली, लेकिन ये इतनी सारी चीजें क्या हो गई, छूट गई। लेकिन थोड़ी सी अगर आप इसमें एक बार देख लोगे तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। 2 क्या रहेंगे, अंशकालिक सदस्य। ये 4 क्या हो जाएंगे, पूर्णकालिक सदस्य। और एक छोटा सा बिंदु एक और याद रख लो दोस्तों, 4 से ही यहाँ पर आ जाएगा पदेन सदस्य। पदेन सदस्य भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो ये सारे बिंदु जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें याद रखना है। इस प्रकार से भी यदि प्रश्न बने तो आपका प्रश्न बिल्कुल भी ना छूटे। इस प्रकार आपको ये सारी बातें यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, याद रखनी। अब थोड़ा सा एक बिंदु और समझना, एक अलग थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों कि जो नीति आयोग है इसका ये किस प्रकार से काम करता है और योजना आयोग किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी, योजना आयोग 1950 में आया था, तो योजना आयोग क्या करता था दोस्तों, यह ऊपर से टॉप से काम करता था। जैसे केंद्र सरकार को ध्यान में रखकर ही काम करता था। ये केवल किसको ध्यान में रखकर काम करता था, केवल केंद्र सरकार को, ठीक है। केंद्र सरकार को ही ध्यान में रखकर काम करता था कौन, योजना आयोग। और नीति आयोग जो है दोस्तों, ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के समन्वय से क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अब यह जो है योजना आयोग, ये टॉप से काम करता था। सबसे पहले इसकी जो है विकास करने की जो है पॉलिसी क्या थी, कैसे विकास किया जाएगा, तो ये पहले टॉप से काम करता था। बड़ी ऊंचे जो संस्थान है, ऊंचे लेवल पे काम करता था और फिर धीरे 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 नीचे की ओर आता था। तो ये टॉप टू क्या करता था, टॉप टू बॉटम आता था, ठीक है, टॉप टू बॉटम। लेकिन नीति आयोग में अलग है दोस्तों। नीति आयोग जो है ये कहां से काम करता है, बॉटम से काम करता है। ये बॉटम से काम करेगा टॉप की ओर, ठीक है। ये बात आप जानते हो, क्योंकि ये क्या करेगा दोस्तों, इस अवधारणा पे काम करता है नीति आयोग, ग्रामोत्थानी राष्ट्रोत्थान। मतलब ये कि गांव का विकास अगर होगा तो धीरे 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 किसका, राष्ट्र का भी विकास हो जाएगा। तो इस पॉलिसी पे काम करता है नीति आयोग। तो योजना आयोग की तुलना में जो है नीति आयोग वर्तमान में बहुत बेहतर काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसकी जो अवधारणा है बॉटम से ये गांव का, जैसे गांव का विकास होगा, फिर जिले का, फिर राज्य का, फिर राष्ट्र का। तो ग्रामोत्थानी राष्ट्रोत्थान की अवधारणा पर क्या करता है, ये काम करता है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न में इस बात का जिक्र हुआ था। अब समझना यहाँ पर
अगर हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी समझना। दोस्तों यहाँ पर अब जैसे नीति आयोग केंद्र लेवल पर काम कर रहा है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं राज्य स्तर पर, तो आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एक डेट याद रखना, 24 अक्टूबर 1974, 1972। ठीक है, कौन सी डेट है दोस्तों? 24 अक्टूबर 1972 को क्या होता है दोस्तों, एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसका नाम है राज्य योजना, राज्य योजना, ये मिट गया है, राज्य योजना बोर्ड। ठीक है, राज्य योजना बोर्ड का गठन कब होता है दोस्तों? 24 अक्टूबर 1972 को। फिर क्या होता है दोस्तों, 2007 में इसको क्या बना दिया जाता है, इसको आयोग के रूप में गठित कर दिया जाता है। किसके रूप में? आयोग। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राज्य योजना आयोग बन जाएगा। ठीक है, राज्य योजना आयोग। अब इसका भी काम क्या रहेगा दोस्तों, ये भी प्लानिंग करेगा विकास की, राज्य के निर्माण में जो है मदद करेगा, विकास में जो है उसमें क्या करेगा, मदद करेगा, नीतियों का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या है, राज्य योजना आयोग। ठीक है, अब बात समझना थोड़ी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों 2020 में एक इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया जाता है। 2020 में इस राज्य योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात, आप अच्छे से यहाँ पर याद रख लीजिए। कब है दोस्तों? 2020 में जो है इसका क्या है, नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया यहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। तो ये फैक्ट सारे जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी को यहाँ बेहतर तरीके से इसको क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से भी प्रश्न पूछे तो एमपीपीएससी में इस प्रकार से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1972। अगर आप देखोगे इसको आयोग के रूप में कब गठित किया गया, 2007 में, और 2020 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा कि 2020 में इसका क्या है, नाम परिवर्तन किया गया है। ठीक है, ये वाला बिंदु। ठीक है दोस्तों, चलो अब हमारा आगे का बिंदु क्या था, अगला है हमारा, ये है बाघ दिवस। बाघ दिवस पर मध्य प्रदेश को मिल सकता है नया टाइगर रिजर्व। अब समझना यहाँ पर बात दोस्तों, आज है 28 जुलाई और कल होने वाला है क्या, 29 जुलाई। तो आज की ये खबर है जिसको मुझे आप लोगों तक पहुंचाना है, तो ये है दोस्तों 29 जुलाई जो कल होने वाली है, और इस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ये आप सबको पता है। पहली बात तो आप इस डेट को याद रख लो, 29 जुलाई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो है, अब देखो ये मध्य प्रदेश को क्या मिल सकता है दोस्तों, नया टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पर देखना दोस्तों, ये नया टाइगर रिजर्व कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है नया टाइगर रिजर्व। अब देखना दोस्तों, भोपाल है, आप जानते हो भोपाल के पास में कहा, सीहोर और रायसेन। सीहोर और रायसेन में दोस्तों एक सेंचुरी है जिसका नाम है रातापानी। क्या है? रातापानी। ठीक है, सेंचुरी। अब जो है इसको दोस्तों क्या बनाया जा सकता है, मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या बनाया जा सकता है, मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व। लेकिन अब बात समझना यहाँ पर पूरी कहानी, अभी ये कहाँ पर है, सीहोर और रायसेन में है। इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से समझ में आ गई कि आज का फैक्ट जो था, आज की जो खबर थी, उसके बारे में इतनी सारी जानकारी हमें समझ में आती है। लेकिन कई बार यहाँ पर एग्जाम में, मध्य प्रदेश में कई बार जितनी भी एग्जाम हुई है उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आप जानते हो। अब समझना यहाँ पर, अब मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, इसको बाघ राज्य भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाघों की यहाँ पर क्या है, अधिकतम संख्या है। ठीक है, अब ये अधिकतम संख्या है, इस बात का हमें कैसे पता चल रहा है कि यार मध्य प्रदेश को जो है बाघ राज्य बोला जा रहा है, टाइगर स्टेट बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है दोस्तों? क्या होता है, बाघों की जो है गणना की जाती है। ठीक है, रिपोर्ट आती है इसकी वर्ष 2006 से, यहाँ पर एक बार मेंशन कर लीजिएगा, वर्ष 2006 से जो है बाघों के लिए क्या है, बाघों की गणना की जा रही है वर्ष 2006 से।
प्रति 4 वर्ष में दोस्तों यह गणना की जाती है। कितने? हर 4 वर्ष में जो है ये गणना की जाती है। जैसे 2006 में हुई, फिर अगली कब होगी? 2010 में, फिर कब होगी अगली? 2014 में, फिर अगली कब होगी? 2018 में, फिर अगली कब होगी? 2022 में। मतलब अभी तक जो है कितनी बार गणना हो चुकी है? अगर मैं बात करूं बाघ गणना की तो कितनी बार हो चुकी है? 5 बार। ठीक है, 5 बार हो चुकी है। और अगर मैं 5वीं बार की बात करूं जो 2022 में हुई थी, 5वीं जो बाघ गणना है वो कब हुई थी दोस्तों? 2022 में। तो 2022 में जो गणना हुई थी उसके आधार पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितने? 785 टाइगर है। कितने? 785 टाइगर है, जो यह दर्शाता है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर टाइगर है तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? टाइगर स्टेट। समझ में आया इतनी बात? अब थोड़ा सा और यहां पर समझना। अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में मध्य प्रदेश में थे 526 टाइगर। कितने थे दोस्तों? 526, जो अब बढ़कर कितने हो गए? 785। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मध्य प्रदेश को बाघ राज्य की संज्ञा दी जा रही है तो ऐसे ही नहीं दी जा रही है दोस्तों। अभी तक कितनी बार गणना हुई है दोस्तों? यहाँ पर 2006 से लेके 2022 तक 5 बार गणना हो चुकी है। इन 5 बार में मध्य प्रदेश 3 बार जो है क्या है? मध्य प्रदेश में 3 बार सबसे ज्यादा बाघ देखे गए हैं। देखो 2006 में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर था टाइगर्स के मामले में। 2006 में जो है मध्य प्रदेश फर्स्ट था किसके मामले में? टाइगर के मामले में। फिर क्या होता है दोस्तों? अभी 2022 में भी आप देख रहे हो, 2022 में भी जो है मध्य प्रदेश क्या है? पहले नंबर पर है टाइगर के मामले में। ठीक है, अब तक 3 बार जो है मध्य प्रदेश जो है 3 बार क्या बन चुका है दोस्तों? टाइगर के मामले में अव्वल राज्य। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट। ठीक है, इतनी सारी बातें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक व्यक्ति है जिनका नाम है कैलाश सांखला। क्या नाम है? यहाँ पर लिख रहा हूं, कैलाश जी सांखला। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? इनको बोला जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये बात आप सबको पता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने टाइगरों के संरक्षण के लिए क्या किया है? कार्य किया है। इसी बात को ध्यान में रखकर इनको किस बात की श्रेणी में इनको क्या बोला जाता है इनको दोस्तों? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इतनी बात समझ में आई? तो ये इंपोर्टेंट है, ये यहाँ से भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। बाघ राज्य मध्य प्रदेश को क्यों बोला जाता है? ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैं अगला पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। टाइगर रिजर्व देखो, अब मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने टाइगर रिजर्व हैं? आप सब जानते हो कितने हैं? 7। कितने हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में? 7। ठीक है, अब ये 7 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? यहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है, और कहाँ पर है? ठीक है, कौन कौन से है और कहाँ कहाँ पर है? ये सारे टाइगर रिजर्व भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों? देखना पड़ेगा। अगर मैं टाइगर्स की बात करूं, देखो ये तो आपको पता ही होगा कि 7 टाइगर रिजर्व कौन कौन से, आप सब शुरू से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा टाइगर जो है मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में है? तो ये यहाँ पर याद रख लो, कौन सा? बांधवगढ़। कौन सा? बांधवगढ़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है इसमें क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा टाइगर। सबसे ज्यादा टाइगर, ये भी आप यहां पर सबसे ज्यादा टाइगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर देखोगे इनका घनत्व तो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास ही आपको क्या है? बहुत सारे इसमें टाइगर दिख जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर याद क्या रखना है दोस्तों? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है इसमें सबसे ज्यादा टाइगर देखे जाते हैं। ठीक है, अब बाकी के जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर संजय डुबरी। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व आप जानते हो। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। फिर यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व लिख लो, पेंच टाइगर रिजर्व। फिर यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व लिख लो। फिर यहाँ पर दुर्गावती टाइगर रिजर्व लिख लो।
ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब एक और छूट रहा है दोस्तों, ठीक है, कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको क्या यहाँ पर याद रखनी है। अब दोस्तों ये टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो ये टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया था दोस्तों 1973 में। 1973 में अगर पूरी डेट पूछता है तो दोस्तों 1 अप्रैल 1973, ये डेट भी आप यहाँ पर याद रख लेना। यहाँ पर जो है पहली बार जो है इस टाइगर रिजर्व की क्या हुई थी, टाइगर प्रोजेक्ट की क्या होती थी, शुरुआत होती है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। प्लस ये कहाँ पर है, ये सारे मुझे कमेंट में बताना कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, संजय डुगरी, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, दुर्गावती, ये सारे आपको क्या बताने दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये सारे जो है टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारे बिंदु जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे अगर प्रश्न बनेगा तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले बिंदु की ओर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन स्थापित, मतलब ये दोस्तों एनएसीसी द्वारा क्या मिला है, कौन सा ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है। किसको, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को। पहली बात, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जबलपुर। कहाँ पर है दोस्तों, ये जबलपुर में है। अच्छा, अब इसका गठन कब हुआ था, कब इसको स्थापित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1956 में। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से क्या है समझ लेना, कब, 1956 में। ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही। अब इतनी सारी बातें हमने किसकी कर ली, इसकी कर ली। अब ये क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। तो दोस्तों ये एनएसीसी जो है ये क्या करती है, जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनके लिए मानक निर्धारित करती है, या उनकी जो है उस संस्थान में जो जो वहाँ की विशेषता है उनके बारे में उनकी गुणवत्ता को जांचती है, देखती है और उन पर अच्छे से क्या करती है, अपनी जांच करती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है उसको कौन सा ग्रेड मिला है दोस्तों, ए ग्रेड। इससे पहले इस संस्थान को बी ग्रेड प्राप्त था, लेकिन अब जो है इसे क्या मिल गया दोस्तों, ए ग्रेड। अगर मैं इसकी बात करूं, एनएसीसी की बात करूं दोस्तों, तो 1994 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1994 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। ठीक है, तो 1994 में स्थापित, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और कार्य का क्या करता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में मानक जो है उसको क्या करता है, मानक निर्धारित करता है, प्लस जांच करता है कि वहाँ जो है जो जो उनने विशेषताएं रखी है उनके कॉलेज की, उनके संस्थान की, उनमें वो वेराइटी वो अच्छे से दे पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे क्या होता है कई बार आप देखते हो दोस्तों, सिलेबस के बारे में ये देखता है कि यहाँ का सिलेबस क्या है, बेहतर है, किन बातों को दर्शाता है, किन किन बातों पर अध्ययन करने की बात करता है। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ वहाँ की जो शिक्षण, टेक्नोलॉजी, शोध, सारी चीजों पर क्या करता है दोस्तों, अपनी जांच करता है, और जांच के आधार पर उनको क्या देता है, ग्रेड देता है। तो ये हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर विश्वविद्यालय को ये ए ग्रेड इसने दिया है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई है। अब मेरी बात समझना दोस्तों, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर है, देश विश्वविद्यालय यहाँ पर है, कब स्थापित किया गया, ऐसे सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जितने भी मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय है, उच्च शिक्षण संस्थान है, उनकी एक सूची बनाई है। आप एक बार उन सूची को देखना, तो आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है सिलेबस जो है आपका यहाँ पर साथ साथ में कंप्लीट भी होता जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश पीएससी की मैं बात करूं, एमपीपीएससी प्रीलिम यूनिट 6 की बात करूं, तो यूनिट 6 में दोस्तों शिक्षा करके एक टॉपिक दिया है, मध्य प्रदेश में शिक्षा। अब मध्य प्रदेश में शिक्षा मतलब यहाँ पर तकनीकी शिक्षा भी है, उच्च शिक्षा भी है, चिकित्सा शिक्षा भी है, सारी शिक्षा जो है और इनके शिक्षण संस्थान है, यहाँ से भी क्या बन सकता है, प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखकर कुछ यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है, शिक्षण संस्थान है, उनके बारे में जानकारी दी है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की, यह है हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जल्दी मैं आपको यहाँ एक बार सरसरी निगाहों से बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। सागर में स्थापित किया गया 1946 में, आजादी से पहले का जो है ये हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है दोस्तों, 1956 में इसकी क्या की गई है, स्थापना।
विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल विश्वविद्यालय, ये है फिजिकल विश्वविद्यालय जो ग्वालियर में है और 1957 में इसको भी क्या किया गया है दोस्तों? स्थापित किया गया है। जीवाजी राव विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना ग्वालियर में 1964 में। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय हमारे इंदौर में है और ये 1964 में स्थापित किया गया था। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो है ये भोपाल में स्थापित किया गया है 1970 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में है और 2008 में इसे स्थापित किया गया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है जो 1968 में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, कई बार एग्जाम में ये जो है विश्वविद्यालय इसके बारे में पूछा गया है, भोपाल में है दोस्तों, 2011 में स्थापित। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की मैं अगर बात करूं तो सांची में है, 2012 में स्थापित। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो जबलपुर में है, यह 1964 में स्थापित। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, ग्वालियर में स्थापित है, 2008। पूछा जाता है ये प्रश्न, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, पत्रकारिता की बात कर रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, भोपाल में स्थापित है, 1990 में, 1990 में जो है इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है? उज्जैन में है, 2008 में स्थापित। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कटनी, 1995 में स्थापित। कई बार दोस्तों यहाँ पर जबलपुर भी मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? जबलपुर, लेकिन आपको याद रखना है कटनी। ठीक है। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ विश्वविद्यालय जबलपुर में है, 2018 में स्थापित। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ पर है? भोपाल में, 1998 में स्थापित। तो ये कुछ बिंदु है दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ में मैं आपको स्टैटिक जीके की भी जो सारी बातें यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों क्या है, करंट अफेयर्स के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को भी देखोगे, इन फैक्ट को भी अगर देखोगे, तो आपकी अगर ओवरऑल यूनिट्स की बात करूँ तो लगभग सारे फैक्ट आपके सामने से निकलेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, करंट के साथ आप इन चीज़ों को भी अगर एक बार देखते जाओगे तो आप एग्जाम में अच्छे से इनके राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। बस इसी उद्देश्य से मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी बातें समझना, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला अगर बिंदु में बात करूँ दोस्तों, अगले बिंदु की, तो यहाँ पर है नागालैंड के मंत्री। कौन से मंत्री है दोस्तों? एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर नागालैंड के मंत्री श्री एलोंग ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत बाघ प्रिंट शिल्प का क्या किया है? निरीक्षण किया है। किसका किया है दोस्तों? एक बार देख लीजिए यहाँ पर, किसका? बाघ प्रिंट शिल्प कला का। देखो ये बात इंपॉर्टेंट थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या की है? बात की। अब ये लोग, आपके मन में आ रहा होगा कि ये लोग वहाँ क्यों गए हैं? नागालैंड के लोग जो है, ये बाघ प्रिंट तो हमारे धार में है, तो ये धार में क्यों नहीं आए? ये वहाँ नई दिल्ली क्यों गए इसको देखने? मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन बात समझना दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूनेस्को। यूनेस्को क्या करता है? ये एजुकेशन, साइंटिफिक, है ना, कल्चरल, इन चीज़ों के बारे में क्या करता है? विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है। अगर कहाँ किसी की संस्कृति जो है बहुत पुरानी है, प्राचीन है, तो ऐसी स्थिति में यूनेस्को वहाँ पर उसको क्या करता है? विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित करता है। तो यूनेस्को का विश्व धरोहर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? विश्व धरोहर सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन के बाद जो है भारत में आज वर्तमान में इसका 46, कौन सा दोस्तों? 46 जो है इसका क्या है? ये 72 है, 72 में। और उसके बाद 46 जो है इसका संस्करण जो है, कौन सा? 46 क्रमांक का जो संस्करण है कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है। भारत में भी कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और अगर न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर? भारत मंडपम में। किसमें दोस्तों? भारत मंडपम में। तो ये लोग जो है क्या है, यहाँ पर जो है अपनी धरोहर है, अपनी जो पुरानी इनकी जो कला है उनका क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे। तो इसी क्रम में धार के जो अपने ये मोहम्मद यूसुफ जी है और ये बिलाल खत्री है। ये यूसुफ, देखो ये मोहम्मद यूसुफ खत्री है, एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कौन है। ये मोहम्मद यूसुफ जी है और ये बिलाल खत्री है। ठीक है, इनको जाना जाता है दोस्तों किसके लिए? बाघ प्रिंट के लिए। किसके लिए जाना जाता है? बाघ प्रिंट के लिए। तो ये यहाँ पर क्या करने गए हैं? इन बाघ प्रिंट का क्या है? प्रदर्शन करने गए हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये बिंदु इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बाघ प्रिंट से जो है हमारा क्या है? प्रश्न बन सकता है।
इसीलिए मैंने यहाँ पर बाघ प्रिंट को क्या है दर्शाया है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में जितनी भी शिल्प कलाएं हैं उनके बारे में भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब समझना, नागालैंड के मंत्री कौन है दोस्तों? नागालैंड के मंत्री अभी एलोंग। तो ये एलोंग जी ही क्यों आए? ये है, ये देख रहे हो, ये क्या करते हैं, इनके यहाँ पर ऊपर एक चोटी है, आपने कभी इनको देखा होगा, एक बिल्कुल अच्छे से हमटी है ये, और सिर पे एक चोटी बांधते हैं, आपने देखा होगा अच्छे से। देखो अब मैं यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो एलोंग जी है ये क्या है, नागालैंड के पर्यटन मंत्री है, नागालैंड के उच्च शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री है। कौन? ये एलोंग जी। ठीक है, ये एक समय में दोस्तों 2023 के आसपास जो है नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और वर्तमान में क्या है दोस्तों, वहां के पर्यटन मंत्री है। तो ये भी वहां पर क्या करने गए हैं, देखने गए हैं, अवलोकन करने गए हैं। ठीक है, तो हमारे जो ये यूसुफ खत्री जो है और बिलाल खत्री जी जो है, धार से संबंध है इनका, ये कहाँ गए हैं, अपनी जो है बाघ प्रिंट का क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। अब समझना दोस्तों, 46 संस्करण याद रखना, 46 संस्करण जो है इसको याद रखना। कहां पर हो रहा है दोस्तों? ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, किसका? यूनेस्को का विश्व धरोहर सम्मेलन समिति जो है 46 संस्करण, ये याद रखना। कौन सा संस्करण हुआ है भारत में? 46। ठीक है, चलो ये सब बातें तो है। अब बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी भी शिल्प कलाएं हैं जहां से सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो उन शिल्प कलाओं को एक बार देख लीजिए। क्या है दोस्तों? ये है ढोकरा शिल्प। ठीक है, कहां पर? बैतूल में। एक बार मैं सीधा सीधा आपको एक बार समझ में आ जाए, नजरों के सामने से आपके निकाल देता हूँ। ठीक है, ये है ढोकरा शिल्प, किसमें? बैतूल में। ठीक है, उजहेरा धातु शिल्प। ठीक है, ये तांबे और इनके जो है, इनसे जो है धातुओं से निर्मित की जाती है वस्तुएं, सतना में है। ठीक है, गुड़िया शिल्प कहाँ पर है? झाबुआ और ग्वालियर में। गुड़िया शिल्प कहाँ पर? झाबुआ एवं ग्वालियर। चिचली धातु शिल्प, ये जो है दोस्तों चिचली धातु शिल्प, ये जो है ब्रोंज हुआ, जैसे कांस्य हुआ, इनके जो है मेटल्स होते हैं, उनसे क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, धातुओं से निर्मित करते हैं। नरसिंहपुर में है, इसको याद रखना, नरसिंहपुर। चिचली धातु शिल्प कहाँ पर? नरसिंहपुर। मिट्टी शिल्प संपूर्ण मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देख सकते हो। ठीक है, सुपारी शिल्प कहाँ पर दोस्तों? रीवा में। चर्म शिल्प कहाँ पर? देवास और इंदौर में। छिपा शिल्प कहाँ पर? भेरूगढ़। भेरूगढ़ है दोस्तों उज्जैन में। कहाँ है? उज्जैन में। और अगर बात करूं मैं यहाँ पर छिपा शिल्प मतलब दोस्तों जो कपड़ा रहता है, कपड़े के ऊपर जो है रंगों द्वारा छपाई की जाती है और इस प्रकार जो है इसको देखा जाता है। तो ये कहाँ पे है? भेरूगढ़ उज्जैन में। खराद शिल्प कहाँ पर है दोस्तों? श्योपुर में। इंपॉर्टेंट है खराद शिल्प भी। खराद शिल्प मतलब ये दोस्तों जो लकड़ी रहती है इसको चीरा जाता है, चीर दिया जाता है, फिर उस पर रंग लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार भी जो है इस शिल्प को क्या है, बनाया जाता है। ये सब आप जानते हो, ये श्योपुर से संबंधित है और यहाँ से हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी करते हो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो ये जनजातियों से संबंधित भी जो है कई शिल्पकला है, उनमें भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और अगर आप स्टैटिक जीके की बात करो तो इस प्रकार से भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पात्रता ऐप। पात्रता ऐप इंपोर्टेंट है दोस्तों, है ना। पात्रता ऐप क्या है दोस्तों? कई बार हम जो है कार्यालय के आसपास ही चक्कर लगाते रहते हैं। किस बात के लिए? योजनाओं की जानकारी के लिए। कौन सी योजनाएं चलती है, कब चल रही है, कब हमें उसका लाभ मिलेगा। लाभ मिला सब लोगों को, लेकिन आसपास वाले सबको मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला? इसके लिए हम कई बार क्या है कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन यह योजना क्या करेगी दोस्तों, पात्रता ऐप यह दर्शाएगी कि आप, यह हमें इस बात की जानकारी दे देगी कि जो योजनाएं हैं, जो संचालित की जा रही योजना, उसमें आपको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें जो इससे हम क्या है फोन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ठीक है, ये रहा फोन इन दीदी के हाथ में, और ये पात्रता ऐप, ये जो है एंड्रॉइड फोन में भी जो है डाउनलोड की जा सकती है और यहाँ से हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और यहाँ पर याद रखना, अग्रदूत पोर्टल। कौन सा पोर्टल? अग्रदूत पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सूचना क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से लाया गया है। ये भी जो है डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। जनसंपर्क पोर्टल जो है उसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है
जानकारी दी जाएगी मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से, मल्टीमीडिया मैसेजेस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी योजनाओं के बारे में, और बाकी जो भी आवश्यकता की जो बातें वो सारे इन पोर्टल्स के माध्यम से और इन एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाती है। देखो अभी आपने देखा होगा दोस्तों अग्रदूत पोर्टल के बारे में भी, ये थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये जो है व्हाट्सअप मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज, इनके माध्यम से जो है योजनाओं के बारे में जानकारी देना, नागरिकों को जो है अपनी बात बताना, ठीक है। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा लाडली बहना योजना जो है, लाडली बहना योजना के बारे में आप सब जानते ही हो, ठीक है। लाडली बहना योजना जो है, इस योजना में दोस्तों जो बहना हैं उन बहनाओं को 250 रुपए रक्षाबंधन पर भेजे जाएंगे। कितने? 250 रुपए। 250 रुपए एक्स्ट्रा जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को क्या दिया जा रहा है? उपहार दिया जा रहा है। तो सीधे उनके खातों में कब से? 1 अगस्त से ये राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये 1 अगस्त को ये राशि दी जाएगी। तो इस बात की सूचना इस पोर्टल के माध्यम से भी दी गई है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर अगर मैं लाडली बहना योजना की बात करूँ तो 2023 में से लॉन्च किया गया था, 15 मार्च 2023 के आसपास। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों। और वर्तमान में इसमें कितनी राशि दी जा रही है? 1250 रुपए की राशि जो है वर्तमान में इसमें दी जा रही है। तो ये सारे बिंदु जो है आपको यहाँ पर अच्छे से क्या करना है? याद करना है। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, अब जो इंपॉर्टेंट बिंदु है इन 2 बिंदुओं को याद रखना दोस्तों। यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जैसे यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कुंवर ज्योति जी। कुंवर ज्योति जो है इनके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इनका देखो, एशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली मध्य प्रदेश की पहली फुटबॉल टीम की खिलाड़ी, ये एक फुटबॉलर खिलाड़ी है दोस्तों, है ना। मिडफील्डर है ये। कौन है? ये मिडफील्डर है, फुटबॉल खेलती है दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश की पहली फुटबॉल टीम की खिलाड़ी है जो भारतीय टीम का क्या करेगी? प्रतिनिधित्व करेगी। इनका नाम है कुंवर ज्योति। क्या नाम है दोस्तों इनका? कुंवर ज्योति। और ये इनका फोटो है। और कुंवर ज्योति कहाँ से है ये भी बात यहाँ पर याद रख लीजिएगा, धार से है। कहाँ से? धार। धार में भी दोस्तों कहाँ पर? सरदारपुर। धार जिले के सरदारपुर से जो है ये बिलोंग करती है। मिडफील्डर है, ठीक है। और एशियन गेम्स में इनने क्या है? भारतीय टीम का क्या करेगी? फुटबॉल के संदर्भ में प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एशियन गेम्स की, ठीक है। एशियन गेम्स जो है दोस्तों सबसे पहले 1951 में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इन खेलों का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और इसका अगर हेडक्वार्टर की भी बात करोगे दोस्तों तो हेडक्वार्टर भी इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कौन है दोस्तों ये इनका नाम है कुंवर ज्योति, जो एशियन गेम में भारतीय टीम का क्या करेगी? प्रतिनिधित्व करेगी। और मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर के ये एक खिलाड़ी है जो है एक मिडफील्डर, है ना। इतनी बात यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है। अगर एशियन गेम्स की मैं बात करूं दोस्तों तो 2022 में एशियन गेम्स कहां पर हुए थे? 2022 में एशियन गेम हुए थे चीन में, ठीक है। कौन से क्रम के हुए थे? 19वें क्रम के। ये भी बात आप यहाँ पर याद रख लीजिए। और अगले कब होंगे? 2026 में। हर 4 साल के पश्चात इनका आयोजन होता है। तो अगले कहां पर होंगे? नागोया। नागोया कहां पर है दोस्तों? जापान में, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जापान में। कौन से क्रम के होंगे? तो सीधी सी बात समझ में आ रही है, ये अगर 19वें थे तो ये कौन से होंगे? 20वें। तो ये भी बात आप यहाँ पर क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न सीधे सीधे बन सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर वंदना ठाकुर। इंपोर्टेंट नाम है और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर, मध्य प्रदेश की कौन है दोस्तों? ये पहली महिला बॉडी बिल्डर। इनका चयन एशियाई बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा के लिए भारतीय दल में हुआ है। कहाँ दोस्तों? किसमें चयन हुआ इनका? एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, ठीक है। अब बात समझना यहाँ पर, ये है वंदना ठाकुर और इनका सीधा सीधा संबंध कहाँ से, किस जिले से संबंधित है? ये इंदौर से। ये बात आप यहाँ पर याद रखना। और ये मध्य प्रदेश की पहली क्या है दोस्तों? महिला बॉडी बिल्डर। अगर आप यहाँ इनका फोटो देख पा रहे हो तो देखो, इनने बहुत मेहनत की है इसके लिए। इस स्तर तक पहुंचना दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। आप वर्कआउट अगर देख रहे हो इनका फोटो तो यहाँ पर पहुंचने में
बहुत मुश्किलें हैं इस प्रकार की बॉडी बनाने में, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, बहुत कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है, छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इनके लिए और हमारे लिए भी ये गर्व की बात है दोस्तों कि ये मध्य प्रदेश की पहली बॉडी बिल्डर जो है, जो क्या है, एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लेगी। ठीक है, कहां पर होगी ये भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये स्पर्धा होने वाली है, ये आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगस्त में होने वाली है ये, 6 से 12 अगस्त तक। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इंदौर से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, किसमें, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, वंदना ठाकुर ये इनका नाम है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है, इसमें हमने सारे बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझा है। दोस्तों मध्य प्रदेश में ऐसे करंट अफेयर्स में लेकर आता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, लेकिन वो फैक्ट जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी सोच के लिए। कई बार दोस्तों मैं ऐसी बातें भी बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आपकी लिंक बने, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन एक एक सुर्खियों में मैं बहुत सारा वैसा बताने का प्रयास करता हूँ जो आपकी एग्जाम से रिलेटेबल है। अन्यथा कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें। आपको लगता होगा कि इतनी सारी चीजें एक साथ आ रही है, लेकिन दोस्तों ये सब आपके रिवीजन के लिए ही है। जैसे कि ये अन्य शिल्प हुई, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ विश्वविद्यालय रहे, तो ये सब बताने का एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को अच्छे से लिंक कर पाओ और इनके साथ साथ अपनी तैयारी को अच्छे से संचालित करो। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।